दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सबसे बड़े और सबसे अहम मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत होगी, क्योंकि इस बातचीत के भीतर एक ऐसा सच छुपा हुआ है जिसमें आप इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि भारत एक बाजार में तब्दील हो चुका है। आप इस बात का भी ऐलान कर सकते हैं कि हो सकता है भारत के बाजार में कमाने के लिए आपके पास अफराद तरीके हों और आप शायद इतने रईस भी हों कि आप 5 सितारा जीवन घर बैठे जी सकते हो। आपकी छत पर हो सकता है चार्टर्ड प्लेन भी खड़ा हुआ हो और आप जब मन चाहे दुनिया की सैर करके इस घर में लौट सकते हो। लेकिन भारत को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहां सबसे ज़्यादा मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है, जहां सबसे ज़्यादा मौत पानी के प्रदूषण से होती है और जहां प्रकृति से खिलवाड़ इस रूप में किया जाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ कर कर कितना कुछ कमा सकते हैं, बना सकते हैं। इस सवाल के अक्स तले हो सकता है आपको चमोली याद आए। चमोली इसलिए क्योंकि वहां पर जो कुछ हुआ वह इस देश के किसी भी हिस्से में हो सकता था, लेकिन ये जहां पर हुआ वहीं से 70 के दशक में पहली बार आवाज ये कहकर उठी थी, प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए, यह हमको तहस नहस कर देगी। और संयोग से 70 के दशक में ही हमारे ठीक पीछे जो आपको एयरपोर्ट नज़र आ रहा है, कुछ जहाज वहाँ पर खड़े हुए नज़र भी आपको आ रहे होंगे, उन जहाज़ों को यहाँ पर खड़ा करने के लिए या इस एयरपोर्ट की परिकल्पना 70 के दशक में ही की गई थी। हम जहाँ पर हैं ये एरो सिटी का इलाका है। 70 के दशक में एरो सिटी नहीं थी, यहाँ पर जंगल थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ दर्जनों 5 सितारा होटल हैं, हर ब्रांड के होटल हैं। और आज यहाँ आपको पेड़ नज़र नहीं आएंगे, कंक्रीट की दीवार नज़र आएगी, शीशे नज़र आएंगे, जगह जगह पर प्राकृतिक फव्वारे नज़र आएंगे। ये प्राकृतिक फव्वारे खुद कंक्रीट के बीच से बनाए गए हैं, यानी सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो चाहे दिल्ली का सफ़र कीजिए और उसमें भी एरो सिटी आ जाइए, या फिर हम आपको अगर लिए चलें ये कहकर कि आपको हम उत्तराखंड की वादियों में ले चलते हैं, तो अब आपको डर वहाँ भी लगेगा। इसका मतलब क्या है? क्या इस देश के भीतर में किसी भी चीज़ को लेकर बैलेंस नहीं किया जाता है? इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज के उस मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ है जिसको लेकर पेरिस समझौता हुआ है, तो हमें लगता है कि आज कुछ दस्तावेज सरकार के ही आपके सामने रखे जाएं और जिसके ज़रिए बता पाएं कि आखिर इस दौर में किस तरीके से प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है। और ये खिलवाड़ कोई छोटा मोटा नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, ये जगह जगह पर दीवारों को खड़ा करने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए, वहाँ के पहाड़ों को ध्वस्त करने भर का नहीं है। इसके पीछे का सच तो यह है कि इस देश के भीतर में जो भी, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, उसके भीतर भी खिलवाड़ जमकर हुआ है। और हम आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। इस दौर में हम आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम रखेंगे जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि खिलवाड़ का मतलब क्या होता है। एक दूसरा मतलब, जो प्रोजेक्ट आते हैं उन पे कितना खर्च होता है और उसके ज़रिए कितना कमा लिया जाता है। और तीसरी स्थिति है, इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही ऐसा बिजनेस है जहां पर आप जितना लगाइएगा उससे 1000 गुना ज़्यादा कमा लीजिएगा। और ये राजनीति प्रकृति नहीं देखती है, ये राजनीति इस देश को आने वाले वक्त में कैसे बेहतर बनाना है यह भी नहीं देखती है। बहरहाल अगस्त 2014 जो फ्लैमिंगोज होते हैं जो भारत के भीतर में, वो रन ऑफ कच्छ में होते हैं, लेकिन वहाँ के लिए पहली बार अगस्त 2014 में जो प्रोजेक्ट लेकर आया गया वह था गांडुल संथालपुर सड़क, और इसने तहस नहस कर दिया रन ऑफ कच्छ में जो फ्लैमिंगोज थे उनको जो रहने का स्थान था उस पर इसने सीधे प्रभाव डाला। अगस्त 2014 में ही दुधवा नेशनल पार्क के बीच से एक स्ट्रेटेजिक रोड निकाला गया। इसने जानवरों को और वहाँ के जीवाश्म को कितना प्रभावित किया यह भी छुपा हुआ नहीं है। एक महीने बाद ही सितंबर 2014 में, याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश दिबांग डैंग प्रोजेक्ट 300 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए वहाँ पर लगाया गया और इसके अंदर में तकरीबन 4500 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर रेड पांडा, जहाँ पर लेपर्ड, जहाँ पर टाइगर थे और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, उसको बुरी तरह नुकसान हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन कोई उसकी देखी उस तरफ देखा नहीं गया, उसकी अनदेखी कर दी गई।
मार्च 2015 में सैवॉक रैंगपॉड रेलवे ट्रैक का विस्तार किया गया और इसने महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर से लगभग ट्रैक निकाला। उस ट्रैक के हिस्से में 40 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो चली है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया के किसी भी देश में आपको इस तरीके से निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगस्त 2015 में ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पेंच कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसमें लगभग 9 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। जो हानि हुई वह किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार भी जानती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी जानती है। अगस्त 2015 में झारखंड में कोयल नदी बहती है। बड़ी प्यारी नदी है, पहाड़ी नदी है एक लिहाज से। और इस कोयल नदी में यहाँ पर एक डैम बनाया गया, कुटकू मंडल डैम, और इसके दायरे में पलामू टाइगर रिजर्व की तकरीबन 119 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल था वह इसमें डूब गया। कोई फिक्र किसी को नहीं थी। मार्च 2017 में याद कीजिए जिम कॉर्बेट को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। वहां पर एक फॉरेस्ट रोड बना दी गई। उस फॉरेस्ट रोड से कितना जिम कॉर्बेट को नुकसान हुआ यह भी छुपा हुआ नहीं है। जनवरी 2017 में महाराष्ट्र का मेलघाट का इलाका है, वहां पर टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। इसके बीच से लगभग 38 किलोमीटर अकोला खंडवा का एक गॉज कन्वर्जन क्रिएट किया गया, जो ट्रैक बनाया गया। इससे कितनी हानि हुई यह भी छुपा हुआ नहीं है। यह भी इन इलाकों के लोग जानते हैं, विरोध कर रहे थे। पन्ना नेशनल पार्क 2017 में ही यहाँ पर लगभग 90 स्क्वायर किलोमीटर वन जो था, जो पन्ना नेशनल पार्क का था, वह केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एक बनाया गया, उसके दायरे में आ गया। यह तकरीबन 58 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ किस तरीके से होता है, हमें लगता है 2 चीज़ें इस दौर में आई सामने। 2016 दिसंबर जब एक नोटिफिकेशन आया था कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता है उसका जो असेसमेंट किया जाए, वो असेसमेंट किसी एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने को लेकर जो था, इससे पहले होता था कि कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसके दायरे में अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कुछ भी चीज़ आ रही है तो उसको तुरंत रोका जाएगा। उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कमेटी बैठेगी, उस रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी, फिर एनसीटी और पर्यावरण मंत्रालय उस पर एनओसी देगा। लेकिन उस 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के बाहर को बढ़ाते बढ़ाते कल्पना कर रहे हैं 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक कोई भी असर हो, इस नोटिफिकेशन में कहा गया उस पर ध्यान नहीं देंगे। 1,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बाहर जो असर होगा तब उस प्रोजेक्ट पे कोई कमेटी बनेगी और देखेगी। ये 2016 के दिसंबर का जिक्र है। उसके बाद आइए पिछले साल 2020 में, इसमें एक ड्राफ्ट सरकार की तरफ से ड्राफ्ट किया गया, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये 2020 के नाम पर निकल कर आया। ये पूरे तरीके से प्रो इंडस्ट्री था या कहे एंटी इन्वायरमेंट था। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि इसके भीतर में बहुत साफ तौर पर कहा गया, कहीं पर अगर केमिकल खाद, केमिकल फर्टिलाइजर, कहीं पर अगर एसिड मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे अगर सड़क, हाईवे, इमारत, सिंचाई, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पे किसी से कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। उन इलाके के लोगों से भी कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि पहले हुआ करती थी। शायद इसीलिए सवाल है कि प्रकृति से खिलवाड़ और दूसरी तरफ डेवलपमेंट के नाम पर कमाई। तो भारत खनिज संसाधनों से भरपूर है, भारत जंगलों से भरपूर है, लेकिन सारी चीज़ों को ख़त्म आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन सवाल इतना नहीं है, इस देश के भीतर में विरोध भी खूब हुआ। और हम आपसे जब जिक्र करते हैं चमोली का, तो वहाँ पर रानी गांव का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर चिपको आंदोलन चला था, और उसमें आपको जहन में नाम गौरा देवी का आएगा, जो इस दौर में लिया भी जा रहा है। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। ये वही सुंदरलाल बहुगुणा जो कि 1990 में टिहरी बांध में जो कुछ हो रहा था उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो 1973 से 1990 तक, अब आप कल्पना कीजिए, इतने बरस तक कोई व्यक्ति प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है और उसकी कोई बात नहीं मानी जाती, क्योंकि सरकार को कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना है, कहीं पर अपने अनुकूल चीज़ों को धार को मोड़ देना है। और जिस चमोली का हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर नदी बहती है, उसमें टरबाइन से पानी की धारा को तेज किया जाता है, जिसके ज़रिए वहाँ पर बिजली पैदा की जा सके। और जब जो हादसा हुआ है, उस हादसे के दायरे में क्यों वही गांव आ गया जहां से पहली आवाज़ उठी थी कि ऐसा मत कीजिए? क्या ये पॉलिटिशियंस का इससे कुछ लेना देना है?
आज ये सवाल इसलिए क्योंकि जब पहली बार चिपको आंदोलन हुआ था तो उसमें 8 नेता थे जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमवंती नंदन बहुगुणा, उनसे मिलने गए। उसमें सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसमें गौरा देवी थी, उसमें सुदेशा देवी थी, उसमें बचनी देवी थी, उसमें चांदी प्रसाद भट्ट थे, उसमें शमशेर सिंह बिष्ट थे और एक नाम था गोविंद सिंह रावत का। ये सभी मिलने गए। इन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पर और जो भी प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं ये तबाही मचा देगा। हेमवंती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, पॉलिटिशियन थे। उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में गांव वालों को भी रखा और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन या पहाड़ों को ध्वस्त करने के सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। क्या ये मौजूदा वक्त में संभव है या नहीं है, ये आप सोचिए। क्योंकि इस देश के भीतर में इससे पहले भी आंदोलन हुए थे। पहला आंदोलन हुआ था 1700 में, जो विश्नोई आंदोलन के तौर पर जाना जाता है। ये अमृता देवी और विश्नोई गांव वाले लोग थे और ये मारवाड़ का क्षेत्र था राजस्थान में। यहाँ पर पेड़ काटने के खिलाफ जो राजा जिन पेड़ों को कटा रहा था, अपने सैनिकों को भेजकर उन पेड़ों की कटाई रोकने का प्रयास गांव वालों ने शुरू किया। गांव वाले शहीद भी हो गए थे। 363 गांव वालों की मौत 1700 में हुई थी। लेकिन उसके बाद लगभग 100 बरस तक वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। मौजूदा वक्त में मारवाड़ के इलाके में आपको कई प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, इवन सीमेंट की फैक्ट्री भी मिल जाएगी। लेकिन भारत के भीतर में लौटिए, वह भी आज़ादी के बाद में लौटिए, वह भी मौजूदा वक्त में लौटिए तो 1978 याद कीजिए, सेव साइलेंट वैली, इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ था 1978 में। उसके तुरंत बाद 1982 में झारखंड जैसी जगहों पर ट्राइबल्स खड़े हुए थे सिंहभूम जिले में और उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। 1983 में चिपको आंदोलन की तरह से आपिको आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था, जो खास तौर से उत्तर कन्नड़ा का इलाका और शिमोगा का इलाका है, यहाँ पर शुरू हुआ था। इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में उन आंदोलनों के बाद की परिस्थिति सभी ध्वस्त हो गई है। 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, कोई कैसे भूल सकता है। मेधा पाटकर की पहचान उसी की रही, बाबा आमटे उससे जुड़े। बड़े बांधों के खिलाफ ये पूरा आंदोलन था, लेकिन बड़े बांध बनते चले गए। नर्मदा पर भी बांध बना और गुजरात में जब इस बांध का जो लाभ मिला, उसकी स्थिति आज की तारीख में यह है कि नर्मदा का पानी वहां पहुंचता जरूर है, लेकिन सिंचाई के काम में नहीं आ पाता है। पिछले सीजन में उस बांध में पानी ही नहीं था। तो हम जहां पर मौजूद हैं, एक वक्त यहां पर जंगल था, अब 5 सितारा होटल है, पीछे हवाई अड्डा है। आप कहेंगे किसी भी देश की ये जरूरतें होती हैं, लेकिन इस फहरिस्त में टिहरी बांध को याद कीजिए। टिहरी बांध में गांव के गांव खाली कराए गए थे और उस वक्त भी सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का जिक्र करते हुए जिक्र यहां पर कर रहे थे 1990 में। सरकारों पे आइएगा तो एक वक्त कांग्रेस की सरकार थी, एक वक्त एनडीए की सरकार आ गई, एक वक्त यूपीए की सरकार आ गई, किसी की भी सरकार रहे, लेकिन इसका मतलब है कि विजन हमारे पास प्रकृति को लेकर अब भी नहीं है। और जब हम जो नोटिफिकेशन का जिक्र कर रहे थे, इसमें एक बात और जहन में लानी चाहिए कि जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के भीतर में राजनीतिक सत्ता ने प्रकृति से जब खिलवाड़ करना शुरू किया तो कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस आए। मसलन अमेरिका का ही हम लोग जिक्र करते हैं। अमेरिका में जब ओबामा आए, राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने ना सिर्फ पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिस तरीके से जो भी जीवाश्म होते हैं उसको बचाने का भी उन्होंने काम अपने तौर पर शुरू किया। लेकिन जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने तकरीबन 100 इन्वायरमेंटल रूल्स को ख़त्म कर दिया। 100 इन्वायरमेंट रूल्स पूरी तरीके से समाप्त हो गए। आप कहेंगे ऐसे रूल्स क्या थे? अब उसको भारत के अक्स में आप बताएं। एयर पॉल्यूशन और इमिशन से जुड़े हुए 30 रूल, ड्रिलिंग और एक्सट्रैक्शंस से जुड़े हुए 19 रूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग से जुड़े हुए 14 रूल, एनिमल्स को बचाने के लिए जो थे उसको ख़त्म कर दिए गए जो 16 रूल्स थे, जो वाटर पॉल्यूशन फैलाते थे उसको लेकर जो रूल थे 9 रूल उसको भी ख़त्म कर दिए गए। जो टॉक्सिक सब्सटेंस एंड सेफ्टी का सवाल होता है उससे जुड़े हुए 10 रूल्स थे, उसे भी ख़त्म कर दिए गए। और इस फहरिस्त का जब हम आपसे जिक्र करते हैं जो अमेरिका में हुआ है, अगर उसको मौजूदा वक्त में आप भारत के संदर्भ में देखिएगा तो ये सारी चीज़ें भारत में कोई मायने नहीं रखती है। एयर पॉल्यूशन से भारत में मरने वालों की तादाद कितनी है
हमको लगता है यह भी आज जानना चाहिए और इसके साथ यह भी समझना चाहिए कि इतनी मौतों की एवज में भी हम क्यों खड़े नहीं हो पाते हैं और पॉलिटिशियंस इस देश के भीतर में प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट का ऐलान क्यों करते चले जाते हैं। 25 लाख लोग इस देश के भीतर में हर बरस, औसत है ये, बीते 5-6 वर्षों का औसत निकल कर आता है, 25 लाख लोग इस देश में एयर पॉल्यूशन से मर जाते हैं, जिसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें डीजल भी आता है, इसमें कोयला भी आता है जिसका प्रयोग किया जाता है। सरकार कहेगी कि हमने सिलेंडर बांटे, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है, लेकिन सरकार ये नहीं बताएगी कि पहला सिलेंडर आपने फ्री में बांट दिया, उसके बाद दूसरा सिलेंडर लेने के लिए पैसा उन गाँव वालों के पास नहीं था, उन घरों में नहीं था, तो वो क्या करते, फिर से कोयले पर लौट आए, फिर से लकड़ियाँ जलाने लगे। 25 लाख मौत होती है, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि 25 लाख का मतलब है कि दुनिया भर में कितनी मौत होती है। 80 लाख मौत दुनिया भर में, 25 लाख भारत में। भारत में लगभग औसतन निकाला गया तो लगभग 30% इस दौर में निकल कर आया, लेकिन उससे कुछ पहले चले जाइएगा 2012 में भी मौत होती थी। उस समय शायद इस देश के भीतर में डेवलपमेंट इस प्रोसेस में नहीं था या एक पर्यावरण मंत्रालय काम करता था। आज की स्थिति पहली बार ये हो गई है कि पर्यावरण मंत्रालय को मर्ज कर दिया गया है कैबिनेट की बैठक में। यानी कैबिनेट जब बैठती है तो किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जब उस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है तो पहले पर्यावरण मंत्रालय अलग होता था, यानी मिनिस्ट्री या कैबिनेट ने पास किया कोई प्रोजेक्ट, उसके बाद वो पर्यावरण मंत्रालय के पास जाता था। वो एनजीटी से सवाल जवाब करती थी, पूछती थी, कमेटी बनाती थी, रिपोर्ट देती थी कि नहीं पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। उसमें भी गड़बड़ियाँ होती थी, इससे भी कतई इनकार नहीं है, लेकिन फिर भी एक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री काम करती थी। आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो इसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की भी मौजूदगी होती है और उसको बहुमत के आधार पर पास किया जाता है। यानी 7 मंत्री बैठे हैं, उसमें मान लीजिए पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए, लेकिन वह 3 के साथ है, बाकी 4 ने कहा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसी का असर है कि इस देश के भीतर में जो मौतों की तादाद है वो बढ़ती चली गई। 21% मौत पूरी दुनिया में हुई मौतों की 2012 तक थी, जो बढ़कर आज 30% को पार कर गई है। यह स्थिति पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, हमको लगता है कि वह राज्य जो पहाड़ों के नज़दीक नहीं है, वह राज्य जो इस तरह की स्थितियों में विकास के हिस्से में भी नहीं आ पाया है, वहाँ पर तो हवा तो वही बहेगी और हवा का असर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, इन तमाम जगहों पर कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ पर प्रकृति से खिलवाड़ आप क्या करेंगे? हवा के ज़रिए जो बीमारियाँ होती है उससे सबसे ज़्यादा मौत भारत में और कहीं नहीं उत्तर प्रदेश में होती है। 4,71,546 मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से हुई। उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां 2,88,821 मौत वायु प्रदूषण से हुई। उसके बाद हरियाणा आता है, यह भी पहाड़ से दूर है, 1,03,045 मौत वायु प्रदूषण से हुई। झारखंड, यह भी जंगल का इलाका है, यहाँ भी आंदोलन चला है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। सिंहभूम के इलाके में साल के वृक्ष और टीक के वृक्ष को बचाने का आंदोलन था जो आदिवासियों ने छेड़ा था 80 के दशक में, लेकिन वहाँ पर भी वायु प्रदूषण से मौत लगभग 96,574 होती है। और जिस उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर इतनी शानदार हवा है, इतना शानदार प्रकृति है कि वहाँ पर 16,522, यानी तुलना कीजिए, उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा, बिहार में 2 लाख से ज़्यादा, हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा, उत्तराखंड में 16,552। यह एक साल का एवरेज है मौत का जो वायु प्रदूषण से होता है। लेकिन वहाँ पेड़ कटेंगे, वायु प्रदूषण वहाँ भी शुरू होगा, स्थिति वहाँ पर भी बिगड़ेगी। तो फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं, कंक्रीट खड़े होते चले जाएंगे। और जिस तरीके से ऋषि तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो नज़र में आया, जो बह गया है, वह एक छोटी सी सच्चाई है। इस देश के भीतर की सच्चाई जब आंदोलनों को लेकर लोग समझ नहीं पाए, तब हमें लगता है कि इस देश के भीतर में गंगा जहाँ जहाँ से बहती है, पार्लियामेंट के भीतर में कौन आवाज़ उठाएगा? जो गंगा के नज़दीक होगा। गंगा के नज़दीक में इस देश के भीतर में सिर्फ 11 सांसद आते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर,
असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्यों को ले लीजिए जो एक लिहाज से प्रकृति से सटे हुए हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ों के नीचे विस्फोट लगाया जा रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। इन तमाम प्रोजेक्ट्सों की कीमत जो है तकरीबन 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, और इससे जो नुकसान होगा और जितनी मौतें हो रही हैं और आने वाले वक्त में जो प्रकृति अपना रंग भी दिखाएगी और प्रदूषण मौत को भी लील ले रहा है, उससे कैसे आप पैसे से तुलना कर सकते हैं, या उससे कौन सा मुनाफा होगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि भारत के भीतर का सच एक और समझना यहाँ पर चाहिए कि भारत में क्या वैज्ञानिकों की कमी है, आंदोलनकारी भी हैं और अपने तौर पर चीज़ों को समझाते भी हैं, फिर क्या मुश्किल है? मुश्किल यह है कि भारत के भीतर में कोई भी रिसर्च स्कॉलर टिक नहीं पाता है। अभी 2020 का एक डाटा हमारे पास है, जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स दुनिया भर के 4060 देशों के रिसर्चर, उसमें भारत के रिसर्चर कितने हैं? सिर्फ 10। कल्पना कर पा रहे हैं? सिर्फ 10 रिसर्चर। उसमें एक जेएनयू का है, एक आईआईटी कानपुर का है, एक एनआईटी भोपाल का है, एक आईआईटी मद्रास के हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के हैं, एक भारत त्रिभर यूनिवर्सिटी है कोई कोयम्बटूर में, उसके हैं, और एक शानदार व्यक्ति है जो हैदराबाद के हैं। ये हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी जिस एग्रीकल्चर को लेकर, हमारे देश को लेकर दुनिया भर में बहस हो रही है, और हम लोग इस बात को कहते हैं कि अब तो हम लोग सॉइल टेस्ट की दिशा में जा रहे हैं। समूची दुनिया में लगभग 1200 रिसर्च स्कॉलर जो क्रॉप के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें भारत का एक है। आप कहेंगे भारत की तुलना किससे की जाए? हमें लगता है चाइना से कर लीजिए, क्योंकि 15 साल पहले यानी 2004-5 में भारत और चीन के स्कॉलर्स एक बराबर होते थे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। आज चीन आगे निकल गया। साइंस के फील्ड में चीन का योगदान 15% है, तो भारत का योगदान 3 से 4% है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलर अमेरिका के हैं, उनकी संख्या लगभग 2639 है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन 546 है। उसके बाद चीन 482। किसी यूनिवर्सिटी का नाम लीजिएगा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 186। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च स्कॉलर पे जितना खर्च यूनिवर्सिटी करती है, संयोग से भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लीजिए, आप जेएनयू का नाम ले सकते हैं, आप डीयू का नाम ले सकते हैं, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो लगभग इस देश में 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भीतर में रिसर्च का जो बजट है वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगह में एक शख्स पर खर्च किया जाता है। क्या तुलना करेंगे? पैसा ही कमाना है तो पैसा रिसर्च पे लगाया जाए, पैसा ही कमाना है तो उसकी उपयोगिता देश को सुदृढ़ बनाने की दिशा में जाया जाए, लेकिन नहीं, हम पैसा कमाएंगे और खजाना भरते चले जाएंगे। क्या ये स्थिति आ गई है? क्योंकि खजाना जैसे ही भरने की बात होती है, हमें लगता है यहाँ पर एक जिक्र और करना चाहिए, आखिरी जिक्र चुनाव का करना चाहिए। चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है? आप कल्पना कर रहे हैं, जो डाटा, अगर हम आपको डाटा अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन का ही दे दें, इलेक्शन कमीशन का डाटा कहता है कि हम 21वीं सदी के ठीक पहले से आपको जानकारी देते हैं। 98 का इलेक्शन, 98 के इलेक्शन में 9000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सारे खर्च मिलाकर जो इलेक्शन कमीशन का डाटा आया। उसके बाद 1999 का चुनाव था, तुरंत याद कीजिए 11 महीने वाजपेयी जी की सरकार थी, फिर करगिल, और फिर उसके बाद फिर से चुनाव हो गए, उसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च आया था। 2004 21वीं सदी का पहला चुनाव, इसमें 14,000 करोड़ रुपए खर्च आए थे। 2009 इसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च आए थे। रफ्तार देखिए कैसे बढ़ रही है। 2014 इसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च आए थे, यानी 20,000 से सीधे 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गया 2014 में, जिसमें नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कल्पना कर पा रहे हैं? सीधे डबल हो गया 2014 की तुलना में 2019। और इसमें बीजेपी का खर्चा जो ऑफिशियली निकल कर आया वो 28,000 करोड़ का है। कांग्रेस का खर्चा कमोवेश 7,500 करोड़ का है। कांग्रेस का खर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सवाल बार बार रहना चाहिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब क्या खर्चा था। जैसे हम लोग टारगेट लेते हैं 2009 का, 2009 में जो 20,000 करोड़ रुपए जो चुनाव पर खर्च हुए थे, उसमें बीजेपी ने भी 7,000 करोड़ खर्च किए, कांग्रेस ने भी 7,000 करोड़ खर्च किए, 6,000 अदर्स ने खर्च किए।
ये डाटा है, बड़ा सीधा है। इसका मतलब है चुनाव कॉस्टली हो रहा है, पॉलिटिक्स कॉस्टली हो रही है। उस पैसे को चाहिए कहीं से, कहाँ से मिलेगा पैसा? क्या एरो सिटी में एक होटल बना दिया जाए, उससे कमाई हो जाएगी? क्या एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का लाइसेंस हमको मिल जाए कहीं पर, हम उससे कमाई कर लेंगे? हम कैसे कमाई कर लेंगे और उस कमाई को पॉलिटिक्स में कैसे इन्वॉल्व करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे? यह भी एक सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि बजट में ही जिन 4 सड़कों का जिक्र हुआ है वो सभी चुनावी राज्य हैं। तमिलनाडु में बनाएंगे लगभग 3,500 किलोमीटर की रोड, 1 लाख करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा। केरल में बनाएंगे 1,500 करोड़ किलोमीटर की सड़क, उसमें लगभग 65,000 करोड़ का बजट रखा गया। पश्चिम बंगाल में बनाएंगे 675 किलोमीटर की सड़क, उसमें लगभग 95,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। असम में बनाएंगे 1300 किलोमीटर, उस पर लगभग 3,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहाँ पर एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि दरअसल ये सड़क कहाँ बनाएंगे? हम इसके लिए आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। दिल्ली से मुंबई तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसके भीतर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है। इसके दायरे में 2,548 गांव आ रहे हैं। सड़कें तो गांव को रौंदते हुए बनेगी। उन गांव के लोगों को कुछ मुआवजा दे दिया जाएगा, उस मुआवजे को लेकर कुछ दिन गांव वाले बड़े खुश हो जाएंगे। उसके बाद उस पैसे का क्या करेंगे? महंगाई रेट ज़्यादा है, बैंक में इंटरेस्ट रेट कम है, अब आप क्या करोगे? ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में अगर आ गई और सिर्फ कमाई की दिशा में ही जाना है, तो हमको लगता है आखिरी सवाल इस देश की जिसको भी जरा भी चिंता है तो उसको एक बार यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, कितने डैम हमारे पुराने हो गए हैं और ये डैम अगर टूटेंगे और ख़त्म होंगे तो फिर तहस नहस की परिस्थिति आ जाएगी। भारत के भीतर में 64 डैम ऐसे हैं जिनकी उम्र 120 बरस पार कर गई है और दुनिया में डैम को लेकर ये माना जाता है कि 50 पहली रेखा होती है, दूसरी 75 साल होती है और तीसरी 100 ईयर्स होती है। 100 ईयर्स के बाद स्थिति बिगड़ जाती है, जिसमें एक डैम का जिक्र यूनाइटेड नेशन ने भी किया है। यह केरल का डैम है, मुला पेरियार डैम। ये 100 बरस पुराना डैम है और ये तबाह होगा तो इसके दायरे में 35 लाख लोग आ जाएंगे। कल्पना कर रहे हैं, हम लोग चमोली का जिक्र कर रहे थे और उस दायरे में जो पूरी डैम की रिपोर्ट आई है, दुनिया भर की रिपोर्ट, दुनिया भर में लगभग 58,700 डैम है जो कि 2025 में जिनकी उम्र 50 से 75 साल तक हो जाएगी। इसके भीतर में भारत के जो डैम है 1,115 डैम ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल हो चली है। इस पे पैसा खर्च करेंगे या नहीं करेंगे, या इनका इंतजार करेंगे कोई डैम ढहेगा आने वाले वक्त में? क्योंकि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है उसमें पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का बजट जो है वह सिर्फ 2% है और नए प्रोजेक्ट को डेवलप करने का बजट 98% है। नए बजट से पैसे की कमाई होती है, पुराने प्रोजेक्ट को लेकर जब आप ठीक करने जाते हैं तो उसमें पैसे की कमाई उतनी नहीं हो पाती है। यह एक अनूठा सच है। तो एक बार फिर देखिए, एरो सिटी 1970 के दशक में जंगल हुआ करता था, आज यहाँ इमारतें खड़ी है, पीछे एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा है। चमोली गांव अपने तौर पर जीवित था, वहाँ पर लोग जंगलों में रात नहीं बिताते थे, लेकिन बीते 48 घंटे से चमोली के रेणु गांव जो है वहाँ के लोग जंगल में इसलिए रह रहे हैं कि फिर से कोई आपदा अचानक ना आ जाए तो फिर घर में रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, तो जंगल में रहेंगे तो कुछ को उठाएंगे भी, बचाएंगे भी और ख़ुद भी बच पाएंगे। इस स्थिति में आकर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट मनी खड़ी है। सोचिए ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।